हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी के लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पादपों में खनिज पोषण की। पादपों को पोषण के लिए कौन कौन से खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है और इन जो खनिज तत्व थे इनकी कमी से पादपों में कौन कौन से जो लक्षण हैं, इनकी न्यूनता से कौन कौन से लक्षण हैं वो प्रकट होंगे। इन सब की हमने प्रीवियस जो वीडियो हैं उनमें बात कर ली है। कौन से वृहद पोषक तत्व हैं, कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि सामान्य जो खनिज पोषक तत्व हैं इनकी अपर्याप्तता के कारण सामान्य कौन कौन से जो लक्षण हैं वो हमें दिखाई देते हैं या प्रकट होते हैं, जिनकी हमने पीछे भी बात की है। यही पहला जो अपर्याप्तता का लक्षण आता है वो है हरिमनहीनता या क्लोरोसिस। कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी या न्यूनता के कारण पादप की जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और पादप की जो पत्तियां हैं वो क्या पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। उसी को हमने क्या कहा है, हरिमनहीनता या क्लोरोसिस कहा है। अब यहाँ कौन कौन से ऐसे खनिज तत्व हैं जिनके कारण हरिमनहीनता या क्लोरोसिस उत्पन्न होता है, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम, फेरस, जिंक। ये कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं जिनकी यदि न्यूनता होती है तो उसकी न्यूनता के कारण हरिमनहीनता जो है वो हमें देखने को मिलती है या क्लोरोसिस की जो घटना है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ सल्फर भी आ सकता है। तो ये कुछ खनिज तत्व हैं जिनके कारण पादपों में हरिमनहीनता का जो लक्षण है वो उत्पन्न होता है। दूसरा अपर्याप्तता का जो लक्षण है वो आता है ऊतक क्षय या नेक्रोसिस। कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी के कारण पादपों में जो कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पादप की जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जैसे कैल्शियम है, इसके अलावा पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीज है। ये कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी के कारण क्या होगा, ऊतक क्षय या नेक्रोसिस जो है वो उत्पन्न होता है। यहां कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक जो है उसकी हम बात करें तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं, या पोटेशियम कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण पादपों में ऊतक क्षय होता है, अर्थात पादपों के जो ऊतक हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें कोशिका विभाजन में कमी होना। कोशिका विभाजन में कमी, पादप की जो कोशिकाएं हैं उनका विभाजन की क्रिया जो है वो रुक जाती है। कुछ एक खनिज तत्व ऐसे हैं, जैसे यहाँ हम बात करें वो कौन कौन से खनिज तत्व हैं, जैसे सोडियम, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सल्फर है, मोलिब्डेनम है। ये कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं जिनकी यदि कमी हो जाए तो कोशिका विभाजन की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, या कोशिका विभाजन में अवरुद्धता देखने को हमें मिलती है। एक पुष्पन में कमी, जो पुष्पन की क्रिया है, पादपों में जो पुष्प आते हैं वो कम आएंगे यदि कुछ खनिज तत्वों की क्या हो जाती है, न्यूनता हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, मोलिब्डेनम।
ये कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं, यदि इनकी कमी हो जाएगी तो पुष्पन में क्या होगी, कमी देखने को हमें क्या होगी, मिलेगी। तो यहाँ ये सामान्य अपर्याप्तता के कुछ लक्षण हमें देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं। अब हमने जब खनिज पोषण पढ़ा, खनिज तत्व पढ़ा, वहीं हमने बात की थी कि कुछ खनिज तत्व ऐसे होते हैं जो पादप कोशिकाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होते हैं, और कुछ खनिज तत्व ऐसे होते हैं जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण नहीं होता। तो जो खनिज तत्व संचरणशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, उन खनिज तत्वों की जो न्यूनता के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले पुरानी पत्तियों में हमें देखने को मिलते हैं या पुराने भागों में देखने को मिलते हैं। अर्थात संचरणशील जो खनिज तत्व हैं उनकी कमी के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले पुरानी पत्तियों में देखने को मिलेंगे, और जो असंचरणशील खनिज तत्व हैं उनकी कमी के जो लक्षण हैं वो हमें नई जो पत्तियां हैं, नए जो भाग हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे खनिज तत्व हैं जिनके जो लक्षण हैं वो हमें पुरानी और नए जो पादप भाग हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता के लक्षण। कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी के जो लक्षण दिखाई देंगे वो पादप की जो अग्रस्त कलिकाएं हैं उनमें देखने को मिलेंगे। जैसे कैल्शियम और बोरोन की हम बात करें तो इनकी यदि न्यूनता हो जाती है तो इनकी न्यूनता के जो लक्षण हमें देखने को मिलेंगे वो सबसे पहले अग्रस्त किन में देखने को मिलेंगे, कलिकाओं में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेकंड हम बात करें जो तरुण पत्तियां जो हैं, तरुण पत्तियों में न्यूनता के लक्षण। जो प्राथमिक तरुण पत्तियों की हम बात करें उनमें कौन से खनिज तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, या हम कहें असंचरणशील खनिज तत्वों की न्यूनता के जो लक्षण हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और वो जो खनिज तत्व हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी न्यूनता के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले हमें किनमें, तरुण पत्तियों में देखने को मिलते हैं। तो इनके अंतर्गत आता है कॉपर है, सल्फर है, फेरस है। कॉपर, सल्फर, फेरस और मैग्नीज जो होता है उसकी यदि कमी हो जाती है, ये खनिज तत्व ऐसे हैं जो असंचरणशील हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या पादप कोशिकाओं में एक भाग से दूसरे भाग तक इनका संचरण नहीं होता। और यदि इनका संचरण नहीं होता है तो असंचरणशील जो खनिज तत्व हैं उनकी न्यूनता के सबसे लक्षण पहले कहाँ हमें प्रकट होंगे, देखने को मिलेंगे, तरुण पत्तियों में। नेक्स्ट हम बात करें पुरानी पत्तियों में न्यूनता के लक्षण, या हम बात करें संचरणशील जो खनिज तत्व हैं या गतिशील जो खनिज तत्व हैं जो एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करते हैं, गति करते हैं। और ये पुरानी पत्तियों से यदि इनकी कमी होती है, इन खनिज तत्वों की, तो इनकी कमी होने पर ये जो खनिज तत्व हैं पादप के पुराने भागों से, पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे NPK है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, इसके अलावा मैग्नीशियम है। इनकी जो न्यूनता है उसके जो लक्षण हैं वो सबसे पहले हमें
किस में देखने को मिलेंगे? पुरानी जो पत्तियां हैं उनमें देखने को क्या होंगे? मिलेंगे। इसके अलावा जिंक है, मोलिब्डेनम है, जिंक और मोलिब्डेनम, ये कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? संचरित होते हैं। और इनकी न्यूनता के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? पुरानी पत्तियों में देखने को मिलेंगे। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो आता है सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म जो खनिज तत्व हैं उनकी आविष्ता या उनकी अधिकता के लक्षणों की हम बात करें, उनकी अधिकता या उनकी आविष्ता। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आविष्ता या अधिकता। सामान्यतया हम बात करें तो जो पादप हैं उन पादपों को खनिज तत्वों की एक निश्चित सांद्रता की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उससे अधिक यदि सांद्रता हो या उससे कम यदि खनिज तत्वों की सांद्रता हो तो पादपों के लिए हानिकारक होती है। उसके विषैले जो प्रभाव हैं वो पादपों में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ खनिज तत्व ऐसे हैं जिनकी अधिकता के कारण भी पादपों में कुछ विपरीत लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें आविष्ता कहते हैं, या खनिज तत्वों की वह अधिकता या खनिज तत्वों की ऐसी अधिकता जिसके कारण पादपों के शुष्क भार में लगभग 10% तक क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किसके कारण? अधिकता के कारण। तो किसके अंतर्गत आएगी? आविष्ता के अंतर्गत आएगी। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ खनिज तत्वों की जो अधिकता होती है उस अधिकता के कारण अन्य जो खनिज तत्व हैं उनकी क्या हो जाती है? कमी हमें पादपों में देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें मैग्नीज जो है, मैग्नीज की अधिकता में कभी कभी पादप में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फेरस जो है, फेरस की कमी हो जाती है। तो वास्तव में यह आविष्ता दर्शा रही है। आविष्ता की जो लक्षण है वो तो दर्शा रहे हैं किसके कारण? Mn की अधिकता, मैग्नीज की अधिकता के कारण पादप जो हैं उसमें कुछ विशिष्ट जो लक्षण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वास्तव में मैग्नीज की अधिकता के कारण हुआ क्या है? मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो फेरस है इन खनिज तत्वों में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब कमी क्यों होती है? कमी के क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो ये कि Mn की अधिकता में मैग्नीशियम व फेरस में प्रतिस्पर्धा होती है जिसके कारण इनका अवशोषण कम होगा पादप भागों द्वारा, इनकी क्या हो जाएगी? कमी। दूसरा कारण हो सकता है मैग्नीज जो है, मैग्नीज कुछ एंजाइमों से जुड़ने के लिए मैग्नीशियम के साथ क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करता है। तो इसके कारण मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तीसरा कारण हो सकता है Mn की अधिकता में पादप के शीर्ष भागों में कैल्शियम के प्रवाह में कमी हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे
इन खनिज तत्वों की क्या हो जाती है, कमी। और ये किसके अंतर्गत आएंगे, Mn की अधिकता या आविस्ता के लक्षण प्रकट होंगे। और इन लक्षणों के कारण पादप की जो पत्तियां हैं, पत्तियों की जो सिराएं हैं, उन सिराओं के अंतर्गत हमें भूरे रंग के क्या बने हुए दिखाई देते हैं, धब्बों का जो निर्माण है वो हो जाता है। किसके लक्षणों के अंतर्गत आएंगे, वो Mn की, मैग्नीज की अधिकता या आविस्ता के किस में आएंगे, लक्षणों के अंतर्गत आएंगे। क्लियर यहां तक। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो आता है खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवणों का अवशोषण। नेक्स्ट हम बात करें खनिज लवणों का अवशोषण, तो इसको हम दो प्रकार से समझेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और एक आता है आरबीएससी के अनुसार, राजस्थान जो बोर्ड की बुक है उसके अनुसार खनिज लवणों के अवशोषण जो है उसकी क्रिया को समझा रखा है। तो हम बात करें खनिज लवणों का अवशोषण। सामान्यतया खनिज लवण जो हैं वो मृदा में प्रेजेंट है, मृदा में पाए जाते हैं, या हम कहें मिट्टी जो है खनिज लवणों का भंडार है। और पादप जो हैं मृदा से खनिज लवणों का जो अवशोषण करेंगे वो खनिज आयनों के रूप में, किसके रूप में करते हैं, खनिज लवणों का अवशोषण। अवशोषण होगा किसके रूप में, खनिज आयंस के रूप में, खनिज आयनों के रूप में अवशोषण होता है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है खनिज लवणों के अवशोषण के संदर्भ में। एनसीईआरटी के अनुसार यहां दे रखा है भाई खनिज लवणों का जो अवशोषण है वो अवशोषण दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा या दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। एक निष्क्रिय, एक आता है निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा आता है सक्रिय, एक्टिव, सक्रिय अवशोषण। अब ये किस प्रकार से होता है, देखो हम बात करें जैसे ये पादप की इनर स्पेस है, ये कोशिका का इनर स्पेस है, आंतरिक क्या है, अवकाश है। और ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है। तो निष्क्रिय अवशोषण वह अवशोषण जिसके अंतर्गत जो खनिज आयंस होते हैं वो खनिज आयंस अधिक तीव्र गति से बिना ऊर्जा का उपभोग किए, बिना एटीपी का उपयोग किए आसानी से तीव्र गति से कोशिका का जो बाह्य अवकाश होता है, सिम्प्लास्ट जो होता है या सिम्प्लास्ट जो माध्यम है उसके द्वारा कोशिका भित्ति से होकर निष्क्रिय रूप से, कोशिका भित्ति से होकर निष्क्रिय रूप से एपोप्लास्ट जो है उसके अंतर्गत आसानी से क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ये जो बाह्य अवकाश है यहां तक खनिज लवणों के, खनिज आयंस के प्रवेश के लिए किसी ऊर्जा की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और बिना ऊर्जा का उपयोग किए अधिक तीव्र गति से आसानी से जो खनिज लवण हैं खनिज आयंस के रूप में एपोप्लास्ट पथ से होते हुए, निष्क्रिय पथ से होते हुए आसानी से एपोप्लास्ट में या बाह्य अवकाश की हम बात करें, इस बाह्य अवकाश में आसानी से क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इन्हें आंतरिक किस में प्रवेश करना है, इनर स्पेस में प्रवेश करना है। तो इसके लिए ये यहां से जो कोशिका झिल्ली है इससे होते हुए आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली के सजीव पथ के द्वारा ये जो खनिज आयंस हैं इनको प्रवेश करना है, इसके लिए ये बाधक है। और उन परिस्थितियों में यहां सक्रिय अवशोषण की जो क्रिया होगी, कोशिका झिल्ली से जो खनिज आयंस हैं
वो सक्रिय और निष्क्रिय रूप से कोशिका झिल्ली से होते हुए आंतरिक जो अवकाश है उसमें क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। निष्क्रिय की बात करें तो निष्क्रिय रूप से यहां ये क्या करेंगे कि जो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो वाहक चैनल का कार्य करेंगे, उनकी सहायता से इन प्रोटीन अणुओं से जुड़कर जो खनिज आयंस हैं वो अंदर किस में प्रवेश कर जाते हैं, कोशिका झिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ किसी ऊर्जा की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो सक्रिय जो अवशोषण है, इस प्रकार का जो अवशोषण है वो निष्क्रिय और सक्रिय रूप से जो खनिज आयंस है वो कोशिका झिल्ली से होते हुए आंतरिक जो अवकाश है उसमें प्रवेश करते हैं। तो निष्क्रिय रूप में तो ये क्या करेंगे, कोशिका झिल्ली पर उपस्थित जो प्रोटीन वाहक चैनल्स होते हैं उनके द्वारा इनको अंदर प्रवेश करवाया जाता है, या फिर एटीपी ऊर्जा का उपयोग करते हुए ये आंतरिक जो स्पेस है उसके अंतर्गत क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अब यहाँ हम बात करें तो जो भी खनिज आयंस हैं उनका कोशिका झिल्ली के अंदर क्या करना, प्रवेश करना। प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिवाह। अभिवाह फ्लक्स कहते हैं। कोशिका झिल्ली या कोशिका के अंदर जो खनिज आयंस हैं उनका जो प्रवाह है, प्रवेश है, वह क्या कहलाएगा, अभिवाह कहलाएगा। और यदि खनिज आयंस कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो इस क्रिया को हम कहेंगे अंतर्वाह, इनफ्लक्स। और यदि खनिज आयंस कोशिका से बाहर निकलते हैं तो इसे हम कहते हैं बहिर्वाह या इफ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इफ्लक्स कहेंगे। तो कोशिका में खनिज जो आयंस हैं इनका आना जाना या इनका जो परिवहन हो रहा है उसे हम कह रहे हैं अभिवाह। यदि अंदर आएंगे तो वह अंतर्वाह, यदि बाहर जाएंगे तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बहिर्वाह कहलाएगी। अब यहाँ आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अंतर्गत निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय जो अवशोषण है उस पूरे को विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा कुछ थ्योरीज दी गई हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है, समझाया गया है। जिसमें हम सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ कि जो निष्क्रिय जो अवशोषण है, इस निष्क्रिय अवशोषण के लिए कौन कौन से जो सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं। तो निष्क्रिय अवशोषण की हम बात करें तो इनके निम्न सिद्धांत हैं। पहला आता है यहाँ सहती, पहला है सहती प्रवाह परिकल्पना। दूसरा आता है आयन विनिमय सिद्धांत, आयन विनिमय सिद्धांत। और तीसरा आता है डोनन साम्यावस्था सिद्धांत। तो ये निष्क्रिय जो अवशोषण है उसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कुछ सिद्धांत दिए हैं। निष्क्रिय अवशोषण में हमने बात की खनिज जो आयंस हैं उनका, खनिज आयंस का कोशिका के अंदर या कोशिका से बाहर सांद्रता प्रवणता के अनुरूप, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप जो खनिज आयंस हैं उनका स्थानांतरण यदि बिना एटीपी ऊर्जा खर्च किए यदि पदार्थों का अवशोषण होता है या खनिज आयंस का अवशोषण होता है तो इसे हम कहेंगे निष्क्रिय अवशोषण। और इसको समझाने के लिए निम्न सिद्धांत है जिसमें पहला आता है सहती प्रवाह परिकल्पना, दूसरा आता है आयन विनिमय सिद्धांत और तीसरा आता है डोनन साम्यावस्था सिद्धांत। तो यहाँ इन सभी सिद्धांतों की हम बात करें, पहला आता है सहती प्रवाह परिकल्पना क्या करती है, कहती है सहती प्रवाह परिकल्पना कहती है, हमने बात की थी
वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव की हमने क्या की थी, बात की थी, जहां हमने पढ़ा था कि पादप के जो वायवीय भाग होता है या पादप की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों से जल जो है इसकी वाष्प के रूप में क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। और इस वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जाइलम का पुल है पूरा का पूरा, उसमें जल को ऊपर तक खींचने के लिए एक क्या बन रहा है, पुल बन रहा है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर तक एक खिंचाव क्या लगता है, बल लगता है, जाइलम पुल बनता है। और जो जल है उस जल के साथ ही जो खनिज लवणस हैं उनका खनिज आयंस के रूप में क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये तो कौन कह रहा है, सहती प्रवाह जो परिकल्पना है, सहती प्रवाह परिकल्पना ये बताती है कि पादप के वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए जाइलम से होते हुए जड़ों तक एक खिंचाव क्या लगता है, बल लगता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन आकर्षण क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और इस वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण जो जल है वो जाइलम कोलम से होता हुआ ऊपर तक पहुंचता है। और इस वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण जो जल का खिंचाव होता है, उस जल के खिंचाव के साथ ही जो खनिज आयंस हैं वो भी जल के साथ ही कहाँ तक, ऊपर तक क्या कर दिए जाते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं, या इनका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। दूसरा सिद्धांत आता है यहाँ आयन विनिमय सिद्धांत। और आयन जो विनिमय सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि कोशिका झिल्ली पर मिलने वाले आयन अपने समान आवेश वाले जो आयन हैं, कोशिका झिल्ली पर मिलने वाले आयन, कोशिका झिल्ली की सतह पर मिलने वाले जो आयन हैं वो समान प्रकार के जो आयन हैं उनके साथ क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। और उनके कारण ही जो आयन्स हैं समान, जैसे धनायन है तो अपने समान आयन धन आयन का ही क्या करेगा, विनिमय करेगा। ऋणायन जो है तो ऋणायन जो है वो अपने समान आयन ऋणायन का ही क्या करेगा, विनिमय। जैसे पोटेशियम का H+ के साथ क्या होना, विनिमय होना। जैसे पोटेशियम यहाँ जुड़ गया तो H+ के साथ किसका, K+ का क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। इतने ही K+ आयन जो है अंदर प्रवेश करेंगे, इतने H+ आयन कोशिका से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो समान प्रकार के जो आयन हैं उनके मध्य क्या होता है, विनिमय होता है। यह सिद्धांत ये कहता है। नेक्स्ट आता है डोनन साम्यावस्था सिद्धांत। और डोनन साम्यावस्था जो सिद्धांत है वो यहाँ क्या बता रहा है, डोनन साम्यावस्था सिद्धांत को सन 1927 में किसने प्रस्तुत किया था, डोनन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। और ये जो सिद्धांत है स्थिर या असंचरणशील जो आयंस होते हैं उनके लिए, या असंचरणशील या स्थिर जो आयन है, स्थिर आयनों के लिए, स्थिर जो आयन है उनके लिए इस सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। अर्थात अविसरणशील या स्थिर आयनों के प्रभाव पर, अविसरणशील या असंचरणशील या स्थिर आयनों को समझाने के लिए ये जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार यहाँ कहा गया कि कुछ जो खनिज आयंस हैं वो खनिज आयंस चाहे ऋणायन हो चाहे धनायन हो, ये खनिज आयंस कोशिका झिल्ली को पार करके नहीं जाते। ये कोशिका के कहाँ है, अंदर ही क्या कहाँ है, उपस्थित है। इस झिल्ली को पार करके ये बाहर नहीं जा रहे हैं, अर्थात स्थिर प्रकार के आयन हैं। तो इन स्थिर आयनों को समझाने के लिए ही ये क्या दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है। और इन्हें स्थिर आयन कहा हमने। कोशिका झिल्ली के अंदर ऋणायन, जबकि हम बात करें बाकी जो आयंस होते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर, ऋणायन या धनायन जो है, या धनायन और ऋणायन जो है वो कोशिका झिल्ली से बाहर स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। ऋणायन और धनायन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। लेकिन कुछ
आयंस ऐसे हैं जो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ये कोशिका झिल्ली के अंदर ही उपस्थित हैं, ये बाहर नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें कि कोशिका झिल्ली के अंदर यहाँ ऋणायनों की संख्या अधिक है, तो इसके लिए उतने ही प्रकार के जो धनायन हैं वो धनायन कोशिका झिल्ली के अंदर क्या कर जाएंगे, प्रवेश करे जाते हैं। इस प्रकार से आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है, और इसी को हम डोनन साम्यावस्था क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, जो सन 1927 में किसने प्रस्तुत किया था, डोनन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, अगला जो अवशोषण है अकॉर्डिंग टू आपकी जो बोर्ड की बुक है उसके अनुसार आता है सक्रिय अवशोषण। सेकंड है सक्रिय अवशोषण, और इस सक्रिय अवशोषण के अंतर्गत यह है कि जो खनिज आयंस हैं वो खनिज आयंस कोशिका के अंदर या कोशिका से बाहर खनिज आयंस का जो अवशोषण है वो अवशोषण सक्रिय रूप से उपापचयी जो ऊर्जा है, उपापचयी जो ऊर्जा है अर्थात एटीपी जो है उसका उपयोग करते हुए इन खनिज आयंस का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, सांद्रता प्रवणता के विपरीत जो खनिज आयंस हैं उनका उपापचय ऊर्जा खर्च करके उनका अवशोषण करना क्या कहलाएगा, सक्रिय अवशोषण कहलाएगा। और इसके लिए भी कुछ वैज्ञानिकों द्वारा निम्न सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे वाहक संकल्पना, एक आता है आयन पंप सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है वो आता है वाहक संकल्पना सिद्धांत, दूसरा आता है सेकंड। यहां हम सिद्धांत की बात करें तो सेकंड सिद्धांत है आयन पंप या साइटोक्रोम। आयन पंप, आयन पंप या साइटोक्रोम सिद्धांत। और थर्ड जो सिद्धांत यहां समझा रखा है, तीसरा जो सिद्धांत है वो आता है विद्युत रासायनिक प्रवणता के आधार पर, विद्युत रासायनिक प्रवणता, विद्युत रासायनिक जो प्रवणता है उसके आधार पर सिद्धांत दिया गया है। प्रवणता संकल्पना, प्रवणता संकल्पना सिद्धांत दिया गया है। तो इन सिद्धांतों द्वारा हम सक्रिय अवशोषण को समझ सकते हैं, जहां एटीपी की आवश्यकता होती है किसमें, सक्रिय अवशोषण में, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में एटीपी की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सबसे पहले वाहक संकल्पना सिद्धांत की हम बात करें तो वाहक संकल्पना सिद्धांत वान डेन हॉर्नट किसने दिया था, वॉन डेन हॉर्नट ने वाहक संकल्पना सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे अभी हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वहां हमने समझा कि कुछ वाहक चैनल्स होते हैं या कुछ प्रोटीन वाहक चैनल्स होते हैं। वो प्रोटीन जो चैनल्स हैं वो खनिज आयंस को बाहरी झिल्ली से जोड़कर अंदर की जो झिल्ली है उसकी तरफ क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। जैसे हम यहां बात करें कि ये कोशिका झिल्ली है, ये पूरी यहां क्या है, कोशिका झिल्ली है, ये आंतरिक अवकाश है, ये पूरी कोशिका झिल्ली है और ये बाहरी अवकाश है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन
आयन क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, या प्रोटीन वाहक होते हैं, प्रोटीन के अणु होते हैं जो किसका कार्य करेंगे, यहां वाहक का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और सबसे पहले ये क्या करेंगे, जैसे यहां कोई निष्क्रिय क्या है, निष्क्रिय वाहक है, निष्क्रिय क्या है, वाहक, ये अक्ष है, इसको हमने निष्क्रिय क्या माना है, वाहक माना है। ये एटीपी का क्या करेगा, उपयोग करेगा, और एटीपी का उपयोग करते हुए ये किसमें, सक्रिय वाहक में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किसमें चेंज हो गया, सक्रिय वाहक के अंतर्गत क्या हो गया, बदल गया। या सक्रियक किसका निर्माण कर लिया इसने, सक्रित वाहक का क्या कर लिया, सक्रित वाहक का क्या कर लिया, निर्माण। अब ये जो सक्रित वाहक है, ये सक्रित वाहक, जैसे ये झिल्ली है तो ये झिल्ली का बाहरी सतह, ये झिल्ली की आंतरिक क्या है, सतह। तो बाहरी सतह की तरफ कोई भी जैसे आयन होता है, तो ये पोटेशियम आयन है, तो K+ यहाँ सक्रित वाहक के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और के अक्ष का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। और जिसे हम यहाँ कह रहे हैं क्या, सक्रित वाहक सम्मिश्रण करें, या वाहक आयन सम्मिश्रण का क्या कर लिया, निर्माण। वाहक आयन सम्मिश्रण बना लिया इसने, किसके साथ जुड़ गए, ये वाहक के साथ कौन जुड़ गया, आयन जुड़ गया, और इसने वाहक आयन सम्मिश्रण का क्या कर लिया, निर्माण। ये वाहक सम्मिश्रण क्या करेगा, आंतरिक सतह की तरफ जाएगा, और यहां जाकर इसने क्या किया, फिर जो K+ था इसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया अंदर की तरफ, और खुद वापस निष्क्रिय किसके अंतर्गत आ गया, वाहक के अंतर्गत आ गया। पुनः यह सक्रिय वाहक में चेंज होगा, पुनः यह है किसी बाहरी सतह की तरफ उपस्थित वाहक के साथ जुड़कर वाहक आयन क्या बना लेगा, सम्मिश्रण बना लेगा। इस पूरे को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे वाहक है तो इसने क्या किया, वाहक ने यहाँ क्या किया, जैसे ये कोई भी वाहक है या प्रोटीन वाहक होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, तो जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन है वो वाहक का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो वाहक किसके साथ जुड़ा, एटीपी के साथ, और इसने क्या बना लिया, वाहक सम्मिश्रण, वाहक सक्रियक वाहक क्या बना लिया, सक्रित वाहक का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, प्लस एडीपी। और उसके बाद में सक्रित वाहक जो है वह किसके साथ जुड़ गया, खनिज आयन के साथ बाहरी सतह की तरफ, और खनिज आयन के साथ जुड़कर इसने क्या बना लिया, वाहक आयन क्या बना लिया, सम्मिश्रण। उसके बाद में वाहक आयन जो सम्मिश्रण है, वाहक आयन सम्मिश्रण जो है वो जैसे आंतरिक सतह की तरफ गया, इसने यहाँ किसको, जो आयन था, खनिज आयन था, उसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, और ये निष्क्रिय वाहक में क्या हो गया, बदल गया, और खनिज जो आयन्स था, खनिज आयन को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। आंतरिक जो अवकाश था, इनर जो स्पेस था, उसके अंदर इसने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो यहाँ किसकी आवश्यकता पड़ी, ऊर्जा या एटीपी की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। निम्न समीकरणों द्वारा हम इस सिद्धांत को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या कह रहा है ये सिद्धांत कि ये कोई कोशिका झिल्ली है, और कोशिका जो झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर या जो जैविक
माध्यम है, इस जैविक माध्यम से या सिंप्लास्ट मार्ग से होते हुए जो खनिज आयंस हैं, उन खनिज आयंस का आसानी से क्या नहीं होता, विनिमय नहीं होता। यहाँ झिल्ली अवरोधक का क्या करती है, कार्य करती है। इसलिए धीमी गति से उपापचय ऊर्जा का उपयोग करते हुए ये जो खनिज आयंस है ये कोशिका के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश करने के लिए पहला जो सिद्धांत है वाहक संकल्पना है कि यहाँ झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन जो चैनल्स होते हैं, प्रोटीन जो अणु होते हैं वो वाहक का काम करेंगे और इन प्रोटीन्स के साथ बाहरी जो खनिज आयंस हैं वो जुड़ते हैं और ये प्रोटीन इनको आंतरिक जो अवकाश है उसमें क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। जैसे कोई निष्क्रिय वाहक होता है, ये एटीपी ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय वाहक का क्या किया, निर्माण। सक्रिय जो वाहक है, बाहरी जो सतह है झिल्ली की, उधर जो खनिज आयंस है जो झिल्ली से जुड़े हुए हैं उनके साथ जुड़ता है और वाहक आयन सम्मिश्रण बनाता है और इनको किधर, आंतरिक सतह की तरफ लेके जाता है, यहाँ अंदर की तरफ क्या कर देता है, मुक्त कर देता है और वापस निष्क्रिय वाहक में बदल जाता है। पुनः यह सक्रिय वाहक का निर्माण करता है। इस प्रकार से वाहक जो होते हैं या प्रोटीन जो चैनल्स होते हैं, उन प्रोटीन चैनल्स के द्वारा यहाँ आंतरिक द्विक स्थान जो होता है, आंतरिक जो द्विक स्थान होता है, बाहरी जो द्विक स्थान है इसकी तो हमने बात की थी। ये जो बाहरी द्विक स्थान है एपोप्लास्ट होता है, इसमें तो आसानी से जो खनिज आयंस हैं वो आ जाते हैं एपोप्लास्ट के अंतर्गत, तो जबकि आंतरिक जो द्विक स्थान है उसमें जो खनिज आयंस हैं वो आसानी से नहीं आ पाते हैं और इनके आने के लिए यहाँ उपापचय ऊर्जा की क्या पड़ेगी, आवश्यकता होती है। और यहाँ कोशिका झिल्ली में उपस्थित जो प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ ये प्रोटीन वाहक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं और इनके साथ जुड़कर ही जो खनिज आयंस हैं वो झिल्ली से होते हुए आंतरिक जो अवकाश है, सिंप्लास्ट जो है, उसमें क्या होता है, इनका स्थानांतरण होता है या इसमें क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करें, अगला आता है अपना आयन पंप या साइटोक्रोम जो सिद्धांत है वो यहाँ क्या कह रहा है। तो साइटोक्रोम जो सिद्धांत है उसको लुंडेगार्थ नामक वैज्ञानिक ने, किसने समझाया था, लुंडेगार्थ नामक वैज्ञानिक ने। लुंडेगार्थ जो थे उन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया था, समझाया था और इनके अनुसार उन्होंने यहाँ कहा कि पादप कोशिकाओं में जो श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जो रिडॉक्स तंत्र होता है अर्थात जो श्वसन दर होती है, उसके द्वारा जो ऋणायंस होते हैं, इन ऋणायंस का आसानी से क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है और वो किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ ऋणायनों का अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह से भीतरी सतह की तरफ स्थानांतरण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, साइटोक्रोम्स के द्वारा होगा। जबकि जो धनायंस होते हैं, इन धनायंस का निष्क्रिय रूप से क्या किया जाता है, परिवहन यहाँ किया जाता है। जैसे हम बात करें, यह है बाहरी सतह, यह है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और दूसरी तरफ इधर हम बात करें आंतरिक सतह की, किसकी बात करें, आंतरिक, सॉरी यहां तक नहीं दिखाई देगा, एक बार रुको, ये तो है जैसे बाहरी सतह है, यह है कोशिका झिल्ली और यह है आंतरिक सतह है। तो लुंडेगार्थ ने यहाँ ये बताया कि बाहरी सतह की तरफ उपस्थित जो ऋणायन है वो ऋणायन कोशिका झिल्ली के साइटोक्रोम से होते हुए
अंदर की तरफ क्या होते हैं, इनका क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। किनका, ऋणायनों का। किनका, ऋणायनों का। तो पादप कोशिका में रिडोक्स तंत्र जो होता है वो यहाँ वाहक का क्या करता है, कार्य करता है। अर्थात जो श्वसन की जो क्रिया हो रही है यहाँ, श्वसन दर जो है उसके द्वारा ऋणायंस जो हैं उनको अवशोषित किया जाता है, और उसके लिए जो साइटोक्रोम तंत्र है वो क्या करता है, भाग लेता है। या साइटोक्रोम जो पंप है वो क्या करता है, ऋणायनों को कोशिका की बाहरी सतह से अंदर की सतह की तरफ क्या करता है, परिवहन करने में या अवशोषित करने में क्या होता है, सहायक होता है। जबकि जो धनायन है उनका निष्क्रिय परिवहन होता है, निष्क्रिय परिवहन होता है। किधर, अंदर की तरफ, आंतरिक सतह की तरफ। इनका क्या होगा, निष्क्रिय प्रवाह होता है या निष्क्रिय परिवहन होता है। नेक्स्ट अपना जो सिद्धांत है विद्युत रासायनिक प्रवणता की परिकल्पना। नेक्स्ट आता है विद्युत रासायनिक प्रवणता की परिकल्पना। विद्युत रासायनिक प्रवणता की परिकल्पना। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया था पीटर माइकेल। किसने दिया था, पीटर माइकेल। और इन्होंने यहां समझाया है कि जो ऋणायन है, ऋणायनों का स्थानांतरण अवरोधक जो झिल्ली होती है, अवरोधक जो झिल्ली है उससे होते हुए, अवरोधक झिल्ली से होते हुए ऋणायन का जो स्थानांतरण होता है, वह स्थानांतरण विद्युत रासायनिक जो प्रवणता है, विद्युत रासायनिक जो प्रवणता है उसके कारण होता है। और यहाँ मुख्य रूप से एटीपीएज एंजाइम जो होता है, एटीपीएज जो एंजाइम्स होता है उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये सिद्धांत ये कहता है कि जो ऋणायंस है वो अवरोधक झिल्ली से होते हुए विद्युत रासायनिक प्रवणता के आधार पर अंदर की तरफ क्या होता है, स्थानांतरित होता है। यहाँ एटीपीएज एंजाइम की क्या पड़ती है, आवश्यकता। यह सिद्धांत दिया था पीटर माइकेल ने। एक वाहक संकल्पना की बात की हमने, किसमें, सक्रिय जो अवशोषण है उसके लिए जो सिद्धांत पढ़े, वाहक संकल्पना वॉन डेन हॉर्नेट ने समझाया इसको। और वाहक संकल्पना में हमने समझा कि अवरोधक जो झिल्ली है, कोशिका जो झिल्ली है, उसके अंदर उपस्थित जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स यहाँ वाहक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आयन पंप या साइटोक्रोम सिद्धांत लुंडेगार्थ ने समझा है। इस सिद्धांत के अनुसार हमने समझा कि पादपों में जो श्वसन दर होती है उसके आधार पर जो साइटोक्रोम पंप होता है, वो साइटोक्रोम जो पंप है वो ऋणायनों को कोशिका झिल्ली से होता हुआ आंतरिक सतह की तरफ क्या होता है, उनको अवशोषित करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। जो खनिज आयंस होते हैं, खनिज लवणस होते हैं, उनका अवशोषण खनिज आयंस के रूप में होता है। किस किस प्रकार से होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू आपकी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अनुसार हमने सक्रिय और निष्क्रिय जो अवशोषण है इन दोनों की बात की। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नाइट्रोजन जो उपापचय है उससे संबंधित लेसन स्टार्ट करेंगे, जहां जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन जो चक्र वगैरह है उसकी बात करेंगे। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।